हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 7 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम एग्रीकल्चर जो हमारा चैप्टर है कृषि, उसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तकनीकी और संस्थागत सुधार। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए 1980 और 1990 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। और जो ये व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम था, इसके अनुसार इसमें संस्थागत और तकनीकी सुधार जो है वो दोनों शामिल किए गए। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार है, जो सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के खिलाफ जो है फसल बीमा का प्रावधान इसमें किया गया। सभी बच्चे जानते हैं कि अगर इस तरह की जो है प्रॉब्लम आती है, सूखा आ जाता है, बाढ़ आती है, चक्रवात आ जाता है, तो फसल का बीमा होता है जिससे किसानों को जो है पैसा मिलता है। सट्टेबाजी और बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी और खरीद मूल्य जो है ये एक तरह से निर्धारित कर दिए गए। ग्रामीण बैंक किसानों के लिए सहकारी कार्यक्रम रेडियो और टेलीविज़न पर पेश किए गए, जिससे किसानों को जो है ग्रामीण बैंकों के बारे में जानकारी मिले। महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी और खरीद मूल्य की घोषणा कर दी गई। ठीक है कि मिनिमम इतना मूल्य रहेगा और जो है इस तरह से एक फिक्स जो है रेट वो निर्धारित कर दिए गए। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए समितियां और बैंक जो है वो बनाए गए। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो है स्टार्ट किया गया। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा PAIS एंड भारत सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए शुरू की गई कुछ अन्य योजनाएं हैं। तो बच्चों ये जो योजनाएं हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है ज़रूर डिस्कस कीजिए। वो अगर इस फील्ड में है, एग्रीकल्चर के फील्ड में है, तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी वो दे पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में कृषि का क्या योगदान है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारा देश में अगर आप बात करें तो जो उद्योग धंधे हैं वो डायरेक्ट कृषि के ऊपर आधारित हैं। तो अगर कृषि जो है वो हमारी डामाडोल होती है तो हमारा रोजगार और जो अर्थव्यवस्था है वो भी, उसके ऊपर भी हमारा एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। चुनौतियां क्या हैं, प्रभाव क्या है और सरकार के द्वारा क्या क्या कदम जो है वो उठाए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। चुनौतियां, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी में गिरावट। ठीक है। सेकंड, यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्षों से बढ़ रही है, देश में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पा रही है। कृषि जो है वो आप कह सकते हो कि हमारा एक मेन जो है आय का साधन है लोगों का। बहुत सारे लोग हमारे, बहुत सारी जनसंख्या वो कृषि के ऊपर आधारित है, लेकिन कृषि में इतने लोग इन्वॉल्व होते हुए भी इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी देश की जो GDP है उसमें योगदान बहुत कम है। और इसके अंदर प्रच्छन्न बेरोजगारी वो यानी छिपी हुई बेरोजगारी वो ज़्यादा है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो है वो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो कृषि है उसमें पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं जो है हो रहे हैं। भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सिंचाई, बिजली, ग्रामीण सड़कों, बाजार, मशीनीकरण में सार्वजनिक निवेश में कम कर रही है। ठीक है। सिंचाई, बिजली, ग्रामीण सड़क जो हैं उनमें जो सार्वजनिक निवेश किया जाता है वो कम करती है, जिससे कि जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा सुधरती नहीं है। उर्वरकों पर सब्सिडी कम की गई है, जिसमें उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी देश में कृषि के लिए हानिकारक साबित हुई है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना जो है हमारा देश कर रहा है। अब हम बात करते हैं प्रभाव की। तो कृषि में ठहराव से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आएगी, जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको बताया देश कृषि प्रधान देश है, डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट जो है अगर एग्रीकल्चर पे इफेक्ट है तो उसका इम्पैक्ट हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनके ऊपर भी जाएगा। किसान कृषि से अपना निवेश वापस ले रहे हैं, जिससे कृषि के रोजगार में लगातार क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में एजुकेशन जो है वो मिल सके। पशुओं के बारे में पशु प्रजनन केंद्र जो स्थापित किए गए हैं ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके। मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान आदि के क्षेत्रों में बागवानी विकास, अनुसंधान और विकास आदि को प्राथमिकता दी गई है ताकि पहले ही मौसम का पता लगाया जा सके और फसल को खराब होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार को भी आवश्यक माना गया है कि जो गांव का बुनियादी ढांचा है उसमें भी सुधार जो है वो किए जाने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वैश्वीकरण के कारण कृषि के सामने आने वाली चुनौतियां। तो हमारे कृषि उत्पाद विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। तो हमारे जो कृषि के उत्पाद हैं वो जो है जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, उनके अंदर वो जो है कंपटीशन करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उन देशों में कृषि पर अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। हरित क्रांति ने भी मदद की, यानी हरित क्रांति यानी जो अनाज की क्रांति है, ठीक है, उसने भी मदद की है, लेकिन कथित तौर पर रसायनों के अति प्रयोग, जलभृतों के सूखने और जैव विविधता के लुप्त होने के कारण भूमि क्षरण का कारण बना है। हरित क्रांति के चक्कर में लोगों ने बहुत ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल किया जिससे जो भूमि की उर्वरता है वो कम हो गई और इसके कारण जो रसायन हैं उनके कारण जैव विविधता की लुप्त हो गई और जिससे भूमि का अपरदन हुआ है और इससे एग्रीकल्चर यानी कृषि को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अब आपको यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, तकनीकी और संस्थागत सुधार जो है वो क्यों शुरू किए गए थे, इन सुधारों के अंतर्गत किए गए कुछ उपायों का उल्लेख कीजिए। तो तकनीकी और संस्थागत सुधार जो है क्यों शुरू किए गए थे, किसानों की स्थिति में सुधार के लिए भारत में तकनीकी और संस्थागत सुधार किए गए। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए भूमि सुधारों का उद्देश्य जमींदारी को खत्म करना था। संस्थागत सुधार कुछ इस प्रकार हैं, नई औद्योगिक नीति अपनाई गई, प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता और निर्यात आयात की आसान प्रक्रिया, ये कुछ तरीके जो है संस्थागत जो है वो अपनाए गए। नेक्स्ट है प्रश्न 2, कृषि में ठहराव से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आएगी जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, विस्तार कीजिए। तो कृषि में किसी भी प्रकार का ठहराव या गिरावट आती है तो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट आएगी, यह स्वाभाविक है जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। लोगों को खाद्य पदार्थों के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा अगर कृषि जो है वो नहीं होगी। अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने के कारण सरकार के कर में गिरावट आएगी जिससे समाज के कल्याणकारी काम रुकने के रूप में परिणाम आएंगे। यानी कर नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो है टैक्स पे ही बहुत जो है आप कह सकते हो अर्थव्यवस्था चलती है, तो टैक्स नहीं होगा तो उससे जो है समाज के जो कल्याणकारी कार्य हैं वो नहीं हो पाएंगे। तीसरा, परस्पर उद्योग जैसे परिवहन इत्यादि पर प्रभाव पड़ेगा। चौथा रहेगा कृषि पर आधारित उद्योग को नुकसान होगा। प्रश्न 3 है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ संभावित समाधानों की सूची बनाइए। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव जो है कैसे पड़ा है वो बताना है। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव औपनिवेशिक काल से ही देखा जाता रहा है, ठीक है, जब भारत गुलाम था तब से ही वैश्वीकरण का प्रभाव देखा जाता है। कच्चा कपास और मसाले भारत से ही निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण जो है वो वस्तुएं थी। 1917 में भारतीय किसानों ने खाद्यान्न के स्थान पर नील उगाने के लिए मजबूर किए जाने के लिए चंपारण में नील विद्रोह हुआ। वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ संभावित समाधान हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार को जरूरी माना गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई। मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में बागवानी, ठीक है, तो इस क्षेत्र में भी जो है क्या किया गया, सुधार किया गया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, हरित क्रांति वरदान और अभिशाप दोनों रही, टिप्पणी कीजिए। तो हरित क्रांति में उच्चतम गुणवत्ता के बीज बोने के कारण फसल पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक परिणाम थे, लेकिन इन बीजों के द्वारा फसल उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक इत्यादि का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो गई। तो इसीलिए हरित क्रांति वो अभिशाप और वरदान दोनों रही। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।